चलिए जी, हमारे AS15 के क्वेश्चंस करते हैं। हमने वो AS15 थोरोली रिवाइज कर लिया है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो AS15 में बताए गए हैं। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 4 से 5 नंबर का काम पक्का आएगा इस AS से। तो जल्दी से आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सर क्या हमें कोई और क्वेश्चंस करने की जरूरत है? तो देखिए ये टॉपिक बहुत टेक्निकल है, बहुत बड़ा बन सकता है। मैं आपको कहूंगा मॉड्यूल में जितना कवर्ड है बस उतना ही कर लीजिए, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। आप आरटीपी एमटीपी इसके क्वेश्चन कर सकते हो या पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन देख सकते हो, इसके बियॉन्ड कुछ मत कीजिएगा। ये काफी है आपके लिए इस टॉपिक के लिए तो एटलीस्ट। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं जो हमारे इस एएस में हमारे रेलेवेंट बनते हैं। सबसे पहले आपके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, तो मैं इनको जल्दी जल्दी से रीड कर देता हूं। लाइक पहला क्वेश्चन है कि सर क्या ये जो हमारा एएस है उसके लिए फॉर्मल एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फॉर्मल रिलेशन की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सर क्या इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस की वजह से भी कुछ अगर दिया जा रहा है तो क्या वो भी कंसिडर होगा? यस, ये आप रीड कर लेना, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक इलस्ट्रेशंस है, एएस को समझाने के लिए। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर आपका 3। सिंपल सा एएस क्वेश्चन है कि आपकी टोटल 2 करोड़ की सैलरी बनती है जिसमें से आपने 190 पे कर दिया है। सर बैलेंस 10 लाख रुपए अभी आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा और एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगा। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत बेसिक सा था। सर क्या इतने बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? देखिए इतने एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस 5 नंबर में नहीं आ सकते। इसके जो मेन क्वेश्चन बनते हैं हम मेन उन्हीं पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि सर जो अर्नड लीव होती है या जो कंपनसेटेड एब्सेंसेस होते हैं क्या वो शॉर्ट टर्म होते हैं या लॉन्ग टर्म होते हैं? तो वो दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कब बेनिफिट्स पे किए जाएंगे। अगर विद इन 12 मंथ है तो शॉर्ट टर्म है, बियॉन्ड पे किए जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म है। सर इतना क्या दे रखा है? बस थ्योरी है बेसिक, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा रीड कर लेना, ये एग्जाम वर्दी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कहा गया कि अगर कंपनी मेडिकल केयर लीव ट्रेवल देती है और अगर एम्प्लॉय यूज नहीं करता है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो क्या उसका प्रोविजन बनना चाहिए? द आंसर इज यस। अगर आप कोई भी बेनिफिट देते हो फ्यूचर में अगर आपको वो देने पड़ेंगे, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है तो यस ऑब्वियस है उसका प्रोविजन भी बनना चाहिए। चलिए सर अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चंस पे। अब आगे सर इसके जो मेन क्वेश्चंस है, 3-4 क्वेश्चन है जो यहाँ से 3 क्वेश्चन है जो मेन बनते हैं, जो हमें अच्छे से करने हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है सर। 6 में एक छोटी सी बात की गई है जब हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया सर हमारा एक एक्सपर्ट चाहिए होता है हमें। इसकी रिवीजन वीडियो में हमने समझा था सर हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है एक्चुअली की। वो बहुत सारे एस्टिमेट लगाता है सर, और इसके एक्चुअली के एस्टिमेट्स विद टाइम बदल सकते हैं, एस्टिमेट्स में चेंज हो सकता है। कुछ चेंजेस होंगे तो हमें नुकसान होगा जिसे हम एक्चुरियल लॉस बोलते हैं, और कभी कभी चेंजेस होने से हमें फायदा भी हो सकता है जिसे हम एक्चुरियल गेन कहते हैं। सिंपली समझिए, जब हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन निकालते हैं तो हमें एक्चुरी से बहुत सारी हेल्प लेनी पड़ती है, उसकी रिपोर्ट्स पे रिलाई करना पड़ता है, उसके एस्टिमेट्स पे रिलाई करना पड़ता है, और वो एस्टिमेट सर समय के साथ बदल सकते हैं, तो कभी गेन होगा तो कभी लॉस। बट हमारा AS15 कहता है ये जो भी गेन लॉस होगा वो इमीडिएटली पैनल में जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी वही हुआ है, आपका टोटल 6 लाख का कोई गेन हो रहा है और कंपनी कह रही है कि हम अगले 2 सालों में 3-3 लाख रुपए करके इसको जो है रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो यस कहता है ऐसा नहीं कर सकते, आपको सारा का सारा अमाउंट इमीडिएटली पीएल में डालना पड़ेगा, चाहे वो एक्चुअल गेन हो या एक्चुअल लॉस हो। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब से ये AS15 इंटर में एग्जाम में आपका सिलेबस में कवर किया गया, ये अभी नया सिलेबस आया था मई 24 में, तब से कवर अप हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ करता था। फाइनल में तो है हमेशा से, पर इंटर में तभी आया था। तब से ये क्वेश्चन है ना 2 बार आ चुका है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न ऑफ द प्लान एसेट। सर प्लान एसेट क्या होता है वो बताया था, आपका एक ऑब्लिगेशन होता है डीबीओ में, जो आपका सर्टेन टाइम बाद आपको पेमेंट करना होता है। वो लमसम अमाउंट एक साथ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए आप अलग से पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। तो जहां इन्वेस्ट करते हो दैट इज नोन एज प्लान एसेट। इसके रिगार्डिंग 2 कैलकुलेशन हम करते हैं, एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए रिटर्न्स, एक्चुअल वैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड है, और कल को जो एक्चुअल में निकल के आती है दैट इज योर एक्चुअल रिटर्न। तो यहाँ पे हमें वही कैलकुलेट करना है। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं 1 अप्रैल को। सर फेयर वैल्यू है हमारी प्लान एसेट की 1 लाख रुपए 1 अप्रैल को।
30 सितंबर को सर हमने 19,000 रुपए इसमें से पे कर दिए। तो बेसिकली 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में से 19,000 हमने निकाल लिए और फर्दर 49,000 रुपए हमने कंट्रीब्यूट भी कर दिए, मतलब एडिशन कर दिया। 31 मार्च को सर हमारी एसेट की वैल्यू 1.5 लाख हो चुकी है, फेयर वैल्यू। आज अगर हम बात करें तो हमारा जो डीबीओ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है सर? अभी तक हमने कितना ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड कर दिया है? 1,47,920। मैंने आपको बताया था रिवीजन वीडियो में कि हमें रिपोर्ट करना होता है बैलेंस शीट में, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है डीबीओ की, उसी में से फेयर वैल्यू को माइनस करके दिखाना होता है। बट इस क्वेश्चन का खैर वो मुद्दा नहीं है। कह रहा है कुछ एक्चुअल लॉसेस भी हुए, ये भी जब एज एंड व्हेन जब आएंगे तो आपके पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आपको कह रहा है कि कंपनी के एक्चुअली ने कुछ एस्टिमेट बनाए थे कि हमें रिटर्न कितनी मिलेगी। तो उसने कहा था 9.25% की रिटर्न नॉर्मल आएगी जो रेगुलर रेवेन्यू इनकम है, 2% आपकी ग्रोथ हो जाएगी कैपिटल एप्रिसिएशन, बट 1% फंड का खर्चा आ जाएगा, तो नेट रिटर्न विल बी 10.25%। अब आपको यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, वन इज एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड अदर वन इज एक्चुअल रिटर्न। देखिए एक्चुअल रिटर्न निकालना बहुत आसान है। आपने 1 लाख की फेयर वैल्यू से स्टार्ट किया, 19,000 रुपए आपने निकाल लिए, बट 49,000 आपने एडअप कर दिए। तो आप कैलकुलेशन कुछ ऐसे करोगे सर, 1 लाख रुपए इनिशियली इन्वेस्टेड थे, फिर आपने 49,000 रुपए प्लस किए फंड्स में, बट 19,000 रुपए आपने विड्रॉ कर लिए। तो टेक्निकली आपके फंड्स के पास जो है वैल्यू हो गई 130। दिस इज द अमाउंट जो आपने नेट वैल्यू इन्वेस्ट कर रखी है। बट सर ईयर एंड आते आते इसकी वैल्यू हो गई 1.5 लाख रुपए। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो सर, जो 1,30,000 की एसेट थी वो 1.5 लाख की होगी, इसका मतलब हमारी एक्चुअल में कितनी रिटर्न आई सर? 20,000 रुपीज। यही हमारा पहला पोर्शन था सर, एक्चुअल रिटर्न निकालनी है। सर इतना आसान क्वेश्चन है? यस, आपको यही पार्ट निकालना था एक्चुअल रिटर्न में। दूसरी तरफ एएस ने कहा है, इस क्वेश्चन ने कहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न में निकाल के बताओ। ये भी निकालना बड़ा आसान है। आपकी रेट ऑफ रिटर्न 10.25% है, तो आप कैलकुलेशन कुछ ऐसे करोगे सर, सबसे पहले हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसके बाद जो चेंजेस हुआ है सर 30 सितंबर को हुआ है, इसका मतलब पहले 6 महीने आपके 1 लाख रुपए ही इन्वेस्टेड थे। तो पहले 6 महीने में आपने 1 लाख के ऊपर आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10.25% इस रेट से कमाया होगा फॉर 6 मंथ। ये आपके पहले 6 महीने की कमाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें। प्लस सर उसके बाद क्या हुआ, हमने 49,000 रुपए और ऐड किए, बट 19,000 रुपए हमने विड्रॉ कर लिए। नेट में सर 30 का एडिशन हो गया। तो 1 लाख पहले से थे, 30,000 और आगे, इसका मतलब अब हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है 1,30,000 और बैलेंस 6 महीने हमने इस रेट से इसी वैल्यू के ऊपर अर्न किया। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बस इस टाइप से एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। अब इसमें ऐसे ने एक ऑल्टरनेटिव आंसर में ये दे रखा है कि यहाँ पे जो आपका 10.25% है, ये जो आपका 10.25% है, इसे हमने सिंपली बेसिस पे 10.25 जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसे यूज कर लिया। आईसीए ने ऑल्टरनेटिव कहा कि आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी मान सकते हो कि अगर 10.25% पूरे साल की रिटर्न है तो 6 महीने की इतनी ही नहीं रही होगी। 6 महीने के लिए आप सीधा 10.25 इंटू 6/12 करते हो तो आपने सिंपल रिटर्न ले ली। इसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखते हो तो इवेंचुअली रिटर्न 5% बनती है, यानी कि 1.05 बनेगा। ठीक है, तो 1.05 इंटू 1.05 10.25 बनता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट देके। तो आप ऑल्टरनेटिवली इसको भी यूज करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, बट ये आंसर भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं इसके एक बड़े क्वेश्चन के ऊपर। 8th क्वेश्चन एक बार मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि 8th 9th के बिना आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मेन क्वेश्चन 9th पे आते हैं। ये दो ही क्वेश्चन है जो मुझे इस एएस में अभी कवर करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेन आपका डीबीओ का सारा कैलकुलेशन का काम है वो आप इसी से समझते हो। देखिए क्या है, एन एम्प्लॉय रोशन हैज जॉइंड अ कंपनी XYZ फॉर ईयर 2001. The annual enrollments of Roshan has decided at 14,90,210 rupees. हमने डिसाइड किया है सर रोशन को 14,90,210 रुपए एनुअली कंपनी पे करेगी। एंड कंपनी की पॉलिसी है सर कि हम क्या करते हैं, लमसम पेमेंट करते हैं, ग्रेचुटी पे करते हैं। सर कितनी ग्रेचुटी पे करेंगे? 25%। सर किस चीज की? लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी, जब एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा उस साल उसकी जो भी सैलरी होगी लास्ट में उसका 25% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर इफ ही रिटायर्स आफ्टर 5 years। कम से कम 5 साल बाद काम करोगे तो जितने साल तुम काम करोगे उतने सालों के लिए लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25% आपको एज अ लमसम पेमेंट, एज अ ग्रेचुटी दिया जाएगा।
ठीक है सर। रोशन की सैलरी हर साल 10% बढ़ने वाली है, इंक्रीमेंट आएगा सर 10%। आज 14,90,210 है, अगले साल 10% बढ़ जाएगी, उससे अगले साल फर्दर 10% बढ़ जाएगी और ऐसे ही चलता रहेगा। कंपनी ने रोशन को साल के शुरुआत में ही हायर किया है और हमें लगता है कि सर वो 5 साल काम करेगा, मतलब 5 साल बाद छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अगर 5 साल काम कर लिया तो सर उसे लमसम बेनिफिट मिलने वाला है और वो लमसम बेनिफिट रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा, यानी 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन उसके लिए काम वो आज कर रहा है। और सर कंपनी को एक प्री डिस्क्राइब्ड बेनिफिट देना है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन करके नहीं छोड़ सकती, कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 5 इयर्स। तो सर ये तो है आपका डीबीओ। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है इस क्वेश्चन में आप एकदम अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि सर 10 ही विल गेट 5 ईयरली इंक्रीमेंट, 5 ईयरली इंक्रीमेंट जो है इसको मिलने वाले, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है। तो आपको बताना है सर इसे कैसे अकाउंट फॉर करना है। लास्ट में आपको डिस्काउंटिंग रेट भी गिवन है, सर इसका क्या यूज है वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में एक बात समझिए, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। कैसे चलना है सर, सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल ऑब्लिगेशन। आपको सबसे पहला काम तो सर यही कर लेना है कि 5 सालों बाद अगर वो छोड़कर जाएगा तो हाउ मच अमाउंट अ कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू पे, कितना अमाउंट कंपनी को से देना है। देखो कंपनी को जब वो छोड़कर जाएगा उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25% देना है। अब वो 5 साल बाद छोड़कर जाएगा तो क्वेश्चन ने वैसे देखो 5 साल बाद छोड़कर जाएगा तो नेचुरली इंक्रीमेंट 4 ही लगने चाहिए, पहले साल की सैलरी तो तय हो चुकी है ना सर, तो पहला इंक्रीमेंट दूसरे साल के स्टार्टिंग में आएगा, अगला इंक्रीमेंट थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बेसिकली 4 ही इंक्रीमेंट लगेंगे, 5वां इंक्रीमेंट तो वो ले ही नहीं पाएगा, 5 साल बाद चला जाएगा। बट क्वेश्चन ने कहा है कि 5 इंक्रीमेंट देने हैं तो देने, ठीक है। तो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी निकालना जरा, व्हाट विल बी हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी। सर आज उसकी सैलरी कितनी है, आज हम उसे सैलरी दे रहे हैं 14,90,210, आज की उसकी सैलरी है सर 14,90,210, आज की उसकी सैलरी है सर ये, और उसे 5 बार इंक्रीमेंट मिलेगा। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है सर उसकी 5 बार इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी आप निकाल सकते हो, 1.1 से 5 बार मल्टीप्लाई होगी। तो सर मैं एग्जैक्टली क्या वैल्यू बनती है मैं एक बार बुक से ही चेक कर लेता हूं, आपको कैलकुलेशन आप खुद निकाल के देख सकते हो, इट वुड बी 24 लाख रुपीस। इसका मतलब सर इसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 24 लाख रहने वाली है, जो 5 साल बाद जब ये छोड़कर जाएगा उस टाइम पे इसकी सैलरी होगी। अब कंपनी ने कहा है इसे कितना अमाउंट, लमसम अमाउंट दिया जाएगा। तो लमसम सर लास्ट ड्रॉन सैलरी जो भी होगी उसका 25%, यानी 24 लाख का 25% 6 लाख रुपए, लेकिन सर वो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर है, इसका मतलब वो 5 साल अगर कंप्लीट जॉब करेगा तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर 30 लाख रुपीस, उसे हर साल 30 लाख रुपए, सॉरी इसे जब ये छोड़कर जाएगा तो टोटल कंपनी 30 लाख रुपए टोटल पे करने वाली है, 30 लाख टोटल अमाउंट इसे पे करने वाली है कंपनी जब ये छोड़कर जाएगा। अब सर ये पहला स्टेप हमने कर लिया, टोटल ऑब्लिगेशन निकाल लिया। सर ये 30 लाख रुपए के लिए इसने कितने साल काम किया, ऑब्वियस है सर 5 साल, इसका मतलब हर साल का हिस्सा, यानी हर साल जब वो काम करता है 6 लाख रुपए, मतलब सर सैलरी तो लेके जा रहा है, 6 लाख रुपए ऐसा भी है जो वो आज लेके नहीं जा रहा, 5 साल बाद लेके जाएगा। तो क्या खर्चे कंपनी को वो भी खर्चा रिकॉर्ड करना चाहिए, आंसर इज यस। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो अब हम निकालते हैं स्टेप 2, एनुअल एक्सपेंस या एनुअल इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हो। कंपनी को एक बात पता चल गई कि टोटल उसे 30 लाख रुपए देने हैं 5 साल बाद, ये 5 साल बाद टोटल अमाउंट देना है। सर वैसे तो आइडियली अगर मैं बात करूं 5 साल है हमारे पास, ईयर 1, 2, 3, 4 और 5, हर साल का अमाउंट वैसे तो सिंपली सर बन रहा है हमारा 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख, ऐसे ही सर हर साल का अमाउंट इक्वल इक्वल बन रहा है। बट द पॉइंट इज सर कि हमें 30 लाख रुपए खर्चा रिकॉर्ड करना जरूरत नहीं है, आज की आज 30 का 30 लाख, क्योंकि सर हर साल का 6 लाख अमाउंट है, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर हमें 30 लाख रुपए चाहिए 5 साल बाद उसे पे करने के लिए, तो क्या मुझे 30 लाख रुपए पीएनएल से निकालने की या हमारे बुक से निकालने की, बैंक से निकालने की जरूरत है? आंसर इज नो। मैंने आपको बताया था जब हम डीबीओ को पे करना होता है तो हम साथ में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं हमारे प्लान एसेट में।
तो जो डिस्काउंटिंग रेट होती है वो वही होती है कि आप प्लान एसेट पे कितना कमाने वाले हो। तो सर हम 8% की कमाई करने वाले हैं, तो क्या हमें हर साल 6 लाख रुपए निकालने की जरूरत है? तो आंसर इज नो। अगर हर साल 6 लाख निकालोगे तो 5 सालों में इवेंचुअली 30 लाख तो वैसे ही बन जाएंगे। तो 8% की कमाई जो प्लान एसेट पे होने वाली है वो कहां गई? तो हमें पूरा 6 लाख रुपए निकालने की जरूरत नहीं है। तो सर कितना निकालें? अब जरा गौर से सुनना। अगर आप पहले साल के एंड में, ये जो भी कैलकुलेशन होती है वो एंड के हिसाब से होती है, पहले साल के एंड में 6 लाख रुपए निकाल के अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो उसपे सर 4 बार कमाई होने वाली है। पहले साल के एंड में अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके 5वें साल के एंड तक 4 सालों तक आप कमाई करने वाले हो हर साल 8%। तो सर मुझे कुछ इतना अमाउंट निकालना चाहिए कि मेरे पास हर साल 8-8% कमाई जुड़ के टोटल 6 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए। एक बार कैलकुलेशन को ध्यान से समझो, आपको जब क्रक्स मिलेगा तब आपको अपने आप लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो मुझे इवेंचुअली हर साल कुछ इतना पैसा निकालना है कि सर 8-8% की कमाई जुड़ती जाए और इवेंचुअली 6 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए। तो पहले साल के लिए मैं कितना निकालूं? सर बहुत सिंपल है, आप 6 लाख को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो सर कितने से? 6 लाख को डिवाइड कर दो आप 1.08 से 4 बार, क्योंकि 4 बार रिटर्न आने वाली है सर। तो इसका मतलब सर आपको 4,41,018 रुपए निकाल लेने चाहिए पहले साल। सर इतने ही क्यों? क्योंकि आप इतने रुपए पहले साल निकालोगे, पहले साल इन्वेस्ट करोगे, 8% कमाई होगी, फिर उसे दूसरे साल फिर इन्वेस्टेड पर रहने दोगे, फिर 8%, फिर 8%, 8%, ऐसे 8% आप 4 बार कमाओगे और ये रुपए अपने आप 6 लाख रुपए हो जाएंगे। तो पहले साल का 6 लाख का जुगाड़ हो गया सर। सिमिलर वे में दूसरे साल के नाम के भी मुझे 6 लाख रुपए चाहिए, लेकिन ये ध्यान दो कि ये जो 6 लाख रुपए है ये आपको ईयर 2 के अराउंड के लिए चाहिए। तो सर सेकेंड ईयर में हम कितना इन्वेस्ट करें कि हमारे पास 5वें साल के अंदर 6 लाख हो जाए? अब सर आप कितने बार कमाने वाले हो? 1, 2 और 3, यानी कि आप 3 सालों तक 8-8% कमाने वाले हो। तो आप सिंपली निकाल सकते हो 6 लाख डिवाइड में 1.08 3 टाइम्स, 3 बार आपको करना है, एंड दिस अमाउंट विल बी 4,76,000 अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज। सर अगर हमने ये रुपए निकाल दिया सेकेंड ईयर में और इसको 3 बार 8-8% पे इन्वेस्ट कर दिया तो इवेंचुअली 6 लाख रुपए दूसरे साल के नाम पे भी इकट्ठे हो जाएंगे। सिमिलर वे में आप तीसरे साल के लिए निकालोगे तो तीसरे साल में सर हमारी 2 बार कमाई होगी, तो हम 6 लाख को 1.08 से 2 बार डिवाइड कर देंगे, जो कि अमाउंट बनेगा 5,14,403 रुपए। एंड सिमिलर वे में चौथे साल, सर चौथे साल के लिए जो 6 लाख रुपए हमें चाहिए वो बेसिकली एक ही बार हम उस पर कमाई कर पाएंगे, तो हमें 6 लाख डिवाइड में 1.08, आपको प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो, यानी आपको 5,55,555 रुपए अलग से निकाल के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एंड लास्टली आपको लास्ट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाली, रिटर्न्स नहीं मिलने वाली, आप इसी साल में पैसा निकालोगे और अभी देने हैं तो पूरे के पूरे 6 लाख रुपए आपको निकालने पड़ेंगे। तो इस टाइप से आप हर साल इतना इतना पैसा निकालोगे। पहले साल जो निकालोगे 4 बार कमाई होगी, 4 सालों तक कमाई होगी, इवेंचुअली 6 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, इनके भी 6 बन जाएंगे, ये भी 6 और ये भी 6 और ये भी 6, इवेंचुअली आपके पास 30 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये सेकंड कैलकुलेशन है जिसमें आपको एनुअल अमाउंट निकालना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं सर स्टेप 3, अकाउंटिंग क्या होगी। अब अकाउंटिंग क्या होती है सर? बेसिकली कंपनी क्या करती है, जितना पैसा निकालती है वो बेसिकली कंपनी का एक खर्चा भी है और कोरस्पॉन्डिंग इतनी ही इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो एंट्री क्या की जाती है सर? एंट्री होती है पहले साल एंट्री होगी, ईयर 1 की अगर मैं बात करूं, एंड में एंट्री होगी सर करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट। करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर? ये जो अमाउंट आपने निकाला, दिस इज करंट सर्विस कॉस्ट, 4,41,018 रुपए। एंड कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड करते हैं ऑब्लिगेशन, क्योंकि आज पे नहीं करना सर, पे 5 साल बाद करना है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। हम ये अकाउंटिंग एंट्री करते हैं पहले साल। साथ में सर इतना ही पैसा इन्वेस्ट भी किया जाएगा, तो एक एंट्री बनती है सर प्लान एसेट अकाउंट डेबिट, प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतना ही पैसा एग्जैक्टली इन्वेस्ट भी कर दिया जाएगा, सो दैट हमारे डिजायर्ड पैसे अलग से इकट्ठे होते जाए। तो ये अकाउंटिंग एंट्री की जाती है पहले साल में। सर फिर पहले साल में जब हमने ये एंट्री कर दी, फिर हम आते हैं ईयर 2 पे। ईयर 2 में क्या होगा सर? ईयर 2 में हम फिर से सेम एंट्री करते हैं, सेम एंट्री सर। ईयर 2 में फिर से पहली एंट्री होगी करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट। करंट सर्विस कॉस्ट का मतलब होता है सर इस साल का हिस्सा,
इस साल का हिस्सा, तो सेकेंड ईयर का हिस्सा कितना बनता है सर, वो भी हमने कैलकुलेट किया है 4,76,300। तो हम 4,76,300 P&L में चार्ज करने के लिए, अच्छा ये करंट सर्विस कॉस्ट एक एक्सपेंस है, ये P&L में भी चला जाता है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री SPL अकाउंट डेबिट टू CSC की भी पड़ती है। यहां पे भी अगेन हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में ही इसे एड अप कर देते हैं 4,76,300। ये ऑब्लिगेशन सेकेंड ईयर का है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट ईयर में हमने ऑब्लिगेशन रिपोर्ट किया था इसको अनवाइंड भी करना होता है। अनवाइंड क्योंकि हमने इसे प्रेजेंट वैल्यू पे रिपोर्ट किया, तो इसे धीरे धीरे करके अनवाइंड करते हुए हम लेके जाते हैं। तो एंट्री एक और बनाते हैं, फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस 8% के रेट से हम इस बैलेंस को, क्योंकि ये तो सर ईयर एंड पे ही इस साल ही निकाला है, ये जो बैलेंस है 4,41,108 4,41,108 सॉरी 4,41,18 रुपए इनटू में 8%, यानी कि 35,281 अनवाइंडिंग कहते हैं इसे हम, और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टीबीओ में रिपोर्ट कर दी जाती है 35,281। और इतना ही अमाउंट जो आपने करंट सर्विस का कॉस्ट का निकाला है, ये सेम अमाउंट आप प्लान एसेट में अगेन इन्वेस्ट कर देते हो। तो प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इवन हर साल क्या होता है सर, जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर भी रिटर्न आती है। लेट्स से 8% एग्जैक्टली रिटर्न आ गई प्लान एसेट में, तो एंट्री बनेगी सर प्लान एसेट अकाउंट डेबिट। यूजुअली वो अमाउंट आपको बैंक में नहीं मिलता है, वो एसेट की वैल्यू में एडअप हो जाता है, तो एंट्री बनती है सर प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इनकम। और सिंस आपने इस साल इन्वेस्ट किया, इस पे रिटर्न्स नहीं आएंगे, जो पिछले साल का रखा था उस पे आएंगे 5% 8%, वही सेम बनेगा 35,281। तो बेसिकली ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और ये प्लान एसेट की इनकम, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाते हैं। यूजुअली इन्हें P&L में ट्रांसफर करके कैंसिल आउट किया जाता है, बट ये दोनों ही, एक इनकम एक एक्सपेंस, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगेन कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट P&L में चला जाता है, और ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपकी बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो जाती है। ईयर 2 पर अगर आप चेक करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन कितना बन चुका है। आप गौर से देखोगे सर, पहले से ओपनिंग बैलेंस था हमारा पिछले साल जो हमने डीबीओ में क्रेडिट किया था, एक लायबिलिटी रिपोर्ट की थी 4,41,018 रुपए, 4,41,018 रुपए। प्लस सर इस बार हमने फर्दर कुछ अमाउंट इसके अंदर डाला 4,76,300, एंड प्लस सर अनअमोर्टाइज भी हमने किया है, अमोर्टाइज किया है सॉरी, हमने अनवाइंडिंग किया है। अनवाइंडिंग पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया 85,281। तो इस टाइप से आपकी अकाउंटिंग होती चली जाती है 4,41,018 प्लस 4,76,300 प्लस 35,281। अल्टीमेटली आपके 9,52,599 रुपए यहाँ पे इकट्ठे हो गए। और इस टाइप से क्या होगा सर, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें डीबीओ में एडअप होगा। एक आपका इंटरेस्ट का अनवाइंडिंग कॉस्ट, अब अगले साल इसका 8% अनवाइंड हो जाएगा जो आपकी टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू है, और साथ में नई इंस्टॉलमेंट एडअप हो जाएगी। और यही चीज चलती रहेगी, आप पूरे क्वेश्चन करके देखना, अगले बार इसका 8% कर देना, नई वैल्यू एडअप कर देना, आप करते जाओगे 5 सालों में एग्जैक्टली 30 लाख रुपए आपके डीबीओ में इकट्ठे हो जाएंगे। और ये जो प्लान एसेट है, अगर आप इसकी भी वैल्यू अगर देखोगे तो सर प्लान एसेट की वैल्यू भी कोरस्पॉन्डिंग चल रही है, 4,41,018 रुपए पहले से थे। फिर यहाँ पे हमने सेकेंड ईयर में, मैंने सेम ही अमाउंट कर दिया सॉरी, यहाँ पे हमारा सेकेंड ईयर की इन्वेस्टमेंट 4,76,300 थी। तो प्लान एसेट की जो सेकेंड ईयर की एंट्री है, सेकेंड ईयर में जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो 4,76,300 होनी है। जितना अमाउंट आपका सेकेंड ईयर का बनता है उतना ही सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग चलता रहता है। तो आप देखोगे अगर, तो प्लान एसेट में भी सर पहले से हमारे पास इतना अमाउंट था जो 4,41,018 रुपए है, फिर 4,76,300 हमने फर्दर इन्वेस्ट कर दिया, 35,281 की आपकी कमाई आ गई। तो एग्जैक्टली इतनी ही वैल्यू आपकी प्लान एसेट में हो जाएगी। हालांकि ये चीज दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं चलती है, बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है 8%, इन रियलिटी प्लान एसेट में उतनी ही रिटर्न नहीं आती है, जिसकी वजह से प्लान एसेट की फेयर वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। आइडियली अगर वो सेम रहेगी सर तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग इक्वल चलते रहेंगे, जितनी लायबिलिटी उतना ही हमारा इन्वेस्टर पोर्शन होता है, और वो सो ऑन चलता रहता है। तो इस टाइप से आपको अकाउंटिंग करनी होती है। तो हर साल आपका फाइनेंस चार्ज और करंट सर्विस कॉस्ट, ये दोनों P&L में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं, और प्लान एसेट पे आने वाली इनकम एज ए इनकम रिपोर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट है जो अभी तक आपको P&L में चार्ज करने हैं। अब एक दो पॉइंट जो आपको इसमें समझने हैं, कभी कभी क्या होता है सर कि हमारा जो
प्लान है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ऐसे काउंटिंग चलती रहेगी, आप इसको पूरा करके देख सकते हो। अब मैं आपको एक दो एडिशनल पॉइंट बताता हूं जो आगे पीछे क्वेश्चन है उनके लिए जरूरी है। क्या होता है सर, ये जो हमने कैलकुलेशंस की, अब जरा गौर से समझिएगा, हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था कि कितना बेनिफिट देना है। तो कंपनी ने शुरू में पहले से अनाउंस कर दिया था कि कंपनी क्या बेनिफिट देने वाली है। कंपनी ने कहा था सर लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, ये बेनिफिट कंपनी देने वाली है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये बेनिफिट कल को चेंज कर दे कंपनी, 5 साल होने से पहले ही कंपनी इनको बदल दे? यस, कंपनी ऐसा कर सकती है। मे बी कंपनी ने बोला कि 25 नहीं, हम 40% देंगे, 2 साल बाद ही बोला 40% देंगे। अब जरा सोचिए, 3 साल बाद बोला, 2 साल बाद बोला, सोचिए जरा, अगर 40% देने की बात है तो क्या ये अमाउंट 30 लाख ही आएगा? आप बोले सर नहीं, अब तो 30 लाख नहीं आएगा। अगर आपको ये 25 की जगह 40 देना होता तो इवेंचुअली 24 लाख लास्ट ड्रॉन सैलरी का 40% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, 5 साल। इसका मतलब सर 30 नहीं, कंपनी को 48 लाख रुपए देने हैं। और ये बात हमें पता चली 2 साल बाद। अब जरा सोचिए, क्या पहले दो साल हम ऑलरेडी 30 लाख के हिसाब से 6-6 लाख के ऊपर हमारा इतना इतना अमाउंट ले चुके होंगे? आप हो गए यस सर। बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए था सर, अगर हमें 48 लाख पे करने हैं और ये बात हमें शुरू से पता होती तो हम 6 लाख नहीं सर 9,60,000 की 1 साल का अमाउंट देखते और उसके हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट कैलकुलेट करते फॉर ईयर 1 एंड 2। यस, ये तो सर हमने कैलकुलेशन की जब आपने कहा था 25% है। बट अगर आप ईयर 2 के एंड में आने के बाद ये कहते हो कि नहीं 40 देंगे, तो इसका मतलब आप तो 48 देने वाले हो। और हम ये सोचकर पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि 30 ही देने पड़ेंगे। अब पता चला सर 48 देने हैं, तो इसका मतलब पहले 2 सालों में हमारा जो अमाउंट इकट्ठा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हमने तो कम अमाउंट इकट्ठा किया है, हमने तो 30 के हिसाब से इकट्ठा किया है, जबकि होना चाहिए था 48 के हिसाब से। तो बेसिकली लेट्स से आपने 2 सालों में इकट्ठा किया सर 12 लाख रुपए, 30 लाख देने थे इसलिए आपने 12 इकट्ठा किया। बट आपका सर अगर 48 पता होता तो शायद हम 17 लाख इकट्ठा कर चुके होते। तो सर 5 लाख का अमाउंट कम रह गया, ये ऑब्लिगेशन आपने कम रिपोर्ट कर रखा है जो हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा चेंज आ जाता है तो हम कहेंगे सर आगे तो हम कंपनसेट कर लेंगे, फ्यूचर के जो बचे हुए 3 साल है वहां तो हम 9-60 के हिसाब से बना लेंगे, लेकिन जो पीछे बीत चुका 2 साल जिसमें हमने 6 लाख के हिसाब से बनाया जबकि 9-60 पे बनाना चाहिए था, इस पोर्शन को हम जो अमाउंट जो डिफरेंस आता है, यहाँ पे आ रहा है सर 12 लाख रुपए रिपोर्ट हो जाना चाहिए था, सॉरी 17 हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने 12 ही किया अभी तक इकट्ठा, तो 5 लाख का अमाउंट रह गया। इसे कहा जाता है सर अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। पास्ट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट होता है सर जो करंट ईयर में चार्ज कर रहे हैं। कभी कभी बदलाव होने की वजह से हमें पास्ट का ज्यादा खर्चा चार्ज करना होता है जो हमने नहीं किया होता है, उसी को पास्ट सर्विस कॉस्ट कहा जाता है। अब कंपनी जो है वो 5 लाख रुपए खर्चा कम रिकॉर्ड करके बैठी है जो उन्हें कर देना चाहिए था पहले 2 सालों में। तो कंपनी उसको कंपनसेट कैसे करती है, अगले 3 सालों में जो अमाउंट जाना है वो तो करेगी ही करेगी, इस अमाउंट को भी 3 सालों में इक्वली राइट ऑफ कर देगी। हर साल 1,66,667 अमाउंट एक्स्ट्रा राइट ऑफ किया जाएगा अलॉन्ग विद दिस अमाउंट, जो भी बनेगा 3 सालों का प्रेजेंट वैल्यू को देखते हुए। तो इससे क्या होता है सर, ये अमाउंट भी धीरे धीरे करके रिपोर्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर साल मिलता रहता है, वो आपका पास्ट सर्विस कॉस्ट के नाम से पीएनएल में चला जाता है। और जो पोर्शन अभी आपने राइट ऑफ नहीं किया है, जैसे 5 लाख में से अगर आपने 1 साल का राइट ऑफ कर दिया है तो 2 सालों का 2,03,33,333 जो बाद में राइट ऑफ होगा उसे अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट कहते हैं। अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में आपको आपका डीबीओ का जो ऑब्लिगेशन है उसे ऐसे ही दिखाना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ माइनस आपका जो अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है, अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। मतलब सर ऐसा पास्ट सर्विस कॉस्ट जो अभी हमने अमोर्टाइज नहीं किया है। बेसिकली जब ये आपका अमोर्टाइज जो आपका पास्ट सर्विस कॉस्ट बनता है तो एक एंट्री पास की जाती है यहाँ पे, पास्ट सर्विस कॉस्ट अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ, इसे ऐसे रिपोर्ट किया जाता है। बट बैलेंस शीट में दिखाते टाइम इसको इसी में से माइनस करके दिखा दिया जाता है। इसके अलावा प्लान एसेट जो आपकी होती है वो भी यहीं पे माइनस करके दिखाई जाती है। तो इस टाइप से आपको प्रेजेंटेशन करनी होती है। तो याद रखना पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या है सर, अगर आपने बेनिफिट्स बदल दिए हैं, आपके जो बेनिफिट मिलने वाले उनके अंदर चेंज कर दिया है, तो ओवरऑल आपकी ऑब्लिगेशन बदल सकती है। तो कुछ हिस्सा जो ऑलरेडी रिपोर्ट हो जाना चाहिए था जो नहीं हो पाया है
वो अमाउंट जो शॉर्टफॉल रह गया दैट इज नोन एज योर पास्ट सर्विस कॉस्ट, और वो अमाउंट आपका जो अमाउंट है वो आपको आने वाले बचे हुए सालों में इक्वली राइट ऑफ करना पड़ता है। तो जितना हिस्सा राइट ऑफ कर देते हो वो पास्ट सर्विस कॉस्ट से अमोटाइज्ड बन के पीएनएल में राइट ऑफ हो जाता है, और बाकी बचा हुआ अनअमोटाइज्ड आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीपीओ में से ही माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए जी, इसी का एक क्वेश्चन है छोटा सा, बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें यही बताया गया सर क्वेश्चन में कि आपने कोई चेंजेस किए, चेंजेस की वजह से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो आपकी बुक्स में ऑलरेडी क्या क्या पढ़ा है सर, एक तो अनअमोटाइज्ड सर्विस कॉस्ट है 118 जो आपका बनता है 180 रुपए का और उसके अलावा सर क्या है, हमारी ग्रॉस ऑब्लिगेशन है सर 6000 रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट अभी 5100 है, और अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट है 180। तो फॉर द टाइमिंग आपकी बैलेंस शीट में सर ये ऐसे दिख रहा होगा, 6000 का आपका ऑब्लिगेशन है, माइनस 180 अनअमोटाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट एंड माइनस 5100 आपकी फेयर वैल्यू है प्लान एसेट की। तो ये अभी ऐसे दिख रहा है सर, अभी फिलहाल बैलेंस शीट में ये ऐसे प्रेजेंट हो रहा है। इसकी वैल्यू बनती है सर 720। बट अब क्या हुआ सर, कंपनी ने कुछ चेंजेस किए, कंपनी ने कर्टेलमेंट कर दिया। कर्टेलमेंट का मतलब होता है सर बेनिफिट्स रिड्यूस कर देना। सिर्फ बेनिफिट बढ़ते नहीं है सर, कभी कभी बेनिफिट कम भी हो जाते हैं। तो बेनिफिट कम होने की वजह से आपका ऑब्लिगेशन 10% कम हो गया, यानी कि अब आपको एक्चुअल में 6000 नहीं देने, आज के हिसाब से देखें आपको सिर्फ 10% कम यानी 5400 देने। तो कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन आपका सर अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट का भी हो जाता है सर, ये भी 10% से कम हो जाएगा, दैट मींस इसका अब 162 रहेगा वैल्यू। बट एसेट तो सर जितनी इन्वेस्टेड है वो सेम रहेगी, मतलब 5100 की 5100 ही रहेगी। तो अब आपकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन क्या होगी सर, 5400 रुपए का डीबीओ है आपका, माइनस अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट 10% कम होकर 180 की बजाय 162 ही रह जाएगी, माइनस 5100 की आपकी प्लान एसेट। तो इसका मतलब अब आपकी बैलेंस शीट में 138 की ही ऑब्लिगेशन दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपको करना पड़ेगा आफ्टर रिडक्शन। तो दिस वाज आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8। यही क्वेश्चन है आपके पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बट वहीं पे आपको प्लान एसेट से रिटर्न वगैरह ही निकालना है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मेन क्वेश्चंस थे, मैंने आपको समझा दिए कि एग्जैक्टली इसमें क्या करना है आपको। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अच्छे से रिवाइज करके जाना इस कॉन्सेप्ट को, 3-4 ही क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में ही चांसेस है कि ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 4 से 5 नंबर का। इवन अगर क्वेश्चन नंबर 9 जैसा क्वेश्चन आ गया तो 6 से 7 नंबर की वेटेज में ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।